नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएलटी ग्रेड के सिलेबस की। जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपके हैं, कौन से टॉपिक को आपको कितना कितना कहाँ तक पढ़ना है, और कौन से टॉपिक सीनियर यानी 12th लेवल तक यानी 12वीं क्लास तक के हैं, और कौन से टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल के मतलब कॉलेज के हैं। क्योंकि कई बच्चों को ये लेकर कन्फ्यूजन है कि भाई सर कौन सा टॉपिक 12वीं तक का है, कौन सा टॉपिक कॉलेज का है, क्योंकि सिलेबस में तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया। सिलेबस में तो सारे टॉपिकों के बस नाम लिखे हुए हैं। तो ये जरूरी है कि इसको आइडेंटिफाई करें कि कौन से टॉपिक 12वीं तक के हैं और कौन से टॉपिक ग्रेजुएशन के, यानी कौन से टॉपिक आपको कॉलेज में मिलेंगे, कॉलेज की किताबों में मिलेंगे, कौन से टॉपिक आपको 12वीं तक के सिलेबस में मिलने वाले, 12वीं क्लास तक की किताबों में मिलने वाले। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और किस टॉपिक को कहाँ तक पढ़ना है कि ये भी रहता है, क्योंकि सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं आती सारी बातें। तो जब इतनी डिटेल में नहीं आती तो किसी टॉपिक को हम कहाँ तक पढ़े, कितना पढ़े, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। आपका जो पूरा सिलेबस है उसको हमने यूनिट वाइज, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमने रखा है, और मैं आपको एक एक करके पूरा डिटेल से सारा एक्सप्लेन करता हूँ। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नंबर 1 दिया हुआ है अलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित ये जो आपका पहला यूनिट कह सकते हैं आप, पहला यूनिट बहुत बड़ा है। इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक जो है, 8 टॉपिक के नाम दिए हुए हैं। अब इन टॉपिक में से कौन से सीनियर लेवल तक के मतलब 12वीं तक के, कौन से ग्रेजुएशन के, जो येलो कलर वाले मैंने किया हुआ है, येलो कलर वाले टॉपिक आपको कॉलेज में मिलेंगे। और जो व्हाइट कलर में, यहाँ पे मैंने 2 कलर यूज किए, व्हाइट कलर जिनका रखा है वो 12वीं तक के टॉपिक है, और जिनमें येलो कलर रखा है वो टॉपिक आपके कॉलेज के टॉपिक है। ठीक है, जैसे समीकरण सिद्धांत है सबसे पहला। समीकरण सिद्धांत, समीकरण सिद्धांत जो है जिसे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन कहते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत। इसमें क्या आता है, ये नॉर्मली 10th में भी होता है, ये आपके 11वीं 12वीं में होता है द्विघात समीकरण के नाम पे, और फिर आपके कॉलेज में भी आता है ये टॉपिक आता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये जो टॉपिक पुराने वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको देख के पता लगाएं, तो ये टॉपिक 12th तक का ही पूछा जाता है कि भाई बहुपद आ गए, बहुपद के मूल आ गए, मूल और गुणांकों में संबंध आ गए, गुणनखंड प्रमेय आ गए, इस तरीके के जो बेसिक कंसेप्ट है उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। तो ये टॉपिक 12th तक का है। इसमें आप बहुपद पढ़ लीजिए, है ना, बहुपद के मूल पढ़ लीजिए, बहुपद के जो मूल है उसके प्रकार पढ़ लीजिए, उसके बाद में मूलों की संख्या पढ़ लीजिए, फिर उसमें मूलों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो पढ़ लीजिए, और इसी में गुणनखंड प्रमेय एक और आती है उसको पढ़ लीजिए। बस यहाँ तक ये टॉपिक आपको पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, समीकरण सिद्धांत का। उसके बाद में आता है समांतर और हरात्मक श्रेणियां। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है समांतर और हरात्मक। अब यहाँ पे बीच में गायब है कि भाई गुणोत्तर श्रेणी का क्या हुआ। अब गुणोत्तर श्रेणी तो बीच में से गायब कर दी। अब ये दिक्कत आ जाती है कि भाई अब क्या करें, गुणोत्तर पढ़े या नहीं पढ़े। तो कई टॉपिक ऐसे भी होते हैं सिलेबस के अंदर जिनका नाम नहीं होता, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप समांतर पढ़ रहे हैं, हरात्मक पढ़ रहे हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं गुणोत्तर के भी कंसेप्ट छोटे मोटे काम आते रहते हैं। तो और नहीं तो ज्यादा गहराई में ना भी जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ लिखते लिखते यहाँ पे गुणोत्तर का नाम आ गया, समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक। तो इस सिलेबस में कई बार रहता है, कहीं पे नाम लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ, और अगर नाम नहीं भी लिखा हुआ होता देखो पढ़ना पड़ेगा आपको, ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। अगर सिलेबस में गुणा है तो जोड़ भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गुणा के लिए जोड़ जरूरी है, तो उसे आप स्किप नहीं कर सकते। तो ये श्रेणियां तीनों प्रकार के, कई बच्चे कहते हैं हरात्मक श्रेणी हमारे कोर्स में नहीं है। अरे मत हो श्रेणी, समांतर श्रेणी अगर आपके कोर्स में है तो हरात्मक अपने आप ही आपके कोर्स में चली गई। अगर 2 आपके कोर्स में है तो 1/2 भी आपके कोर्स में चला जाता है, तो ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक श्रेणियां आपको पढ़नी है, और लगभग जो भी 12th क्लास तक जितना सिलेबस है हरात्मक, समांतर, गुणोत्तर का, वो आपको पढ़ना है, पढ़ना ही होगा सारा का सारा ही। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है क्रमचय संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो भी 12th तक का आपका क्रमचय संचय है आपकी किताबों में, लेकिन क्रमचय संचय एक ही है, वो तो चाहे आप पूरे भारत में सबका, लगभग ये चीजें सारे पूरे भारत में एक है। आप किसी भी जगह जाइए, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, कहीं जाके देखिए भाई हरात्मक श्रेणी हरात्मक श्रेणी है, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी है, कोई फर्क। क्रमचय संचय, अब क्रमचय संचय उड़ीसा का तो है नहीं, क्रमचय संचय तो पूरा भारत का ही है या पूरा विश्व का ही है, ये तो सब जगह एक जैसा ही चलता है। तो क्रमचय संचय सारा एक जैसा है, आपकी जो भी किताब हो उससे उठाइए और उसमें से पढ़ लीजिए। उसके बाद में द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, ये 12th क्लास का टॉपिक है। द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, ये चरघातांकी फलन और लघुगणकीय फलन, चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसे e की पावर x और log x कहते हैं। तो इनकी श्रेणियां जो होती है, इनका विस्तार जो होता है उसके बारे में सवाल होता है। ये आपको कुछ इक्की दुक्की किताबों के अंदर ढूंढने से मिलेगा। नॉर्मली एनसीईआरटी में तो आपको ये टॉपिक मिलता नहीं है, लेकिन आपके स्टेट बोर्ड हो शायद उसमें हो सकता है, या फिर
और कोई किताबें जो हमारे राजस्थान में पुरानी किताबें चलती है उनमें ये टॉपिक हुआ करता था। अब नॉर्मली आजकल की किताबों में तो ये नहीं मिलता। तो ये है चर घातांकी और लघु गुणक की श्रेणियां। उसके बाद में आ जाता है संबंध और फलन। संबंध आपका लगभग पूरा का पूरा ही है। फलन रिलेशन एंड फंक्शन, फंक्शन पूरा का पूरा ही है। अब ये चाहे बीच में अगर कुछ नाम नहीं भी दे रहा है तो भी फिर समझिए कि जब फलन का नाम आ गया है तो फिर फलन से जुड़ा हुआ वो कुछ भी पूछ सकता है। तो संबंध और फलन आपका पूरा है। इसके बाद में आ जाता है समूह सिद्धांत। ये आपके कॉलेज का टॉपिक हो गया जिसको आप ग्रुप थ्योरी कहते हैं। ग्रुप थ्योरी समाकारिता तक, होमोमॉर्फिज्म तक पूरी दे दी, यानी इतनी ही लगभग जो ग्रुप थ्योरी होती है वो ग्रेजुएशन में कवर होती है। फिर पीजी में भी ग्रुप थ्योरी और आगे भी कवर होती है, लेकिन नॉर्मली ग्रुप थ्योरी जो है वो समाकारिता तक, होमोमॉर्फिज्म तक जाती है। तो पूरा होमोमॉर्फिज्म तक पूरा का पूरा दे दिया। देखिए समूह दे दिया, उप समूह दे दिया, सब ग्रुप दे दिया, पर सामान्य समूह दे दिया, आंशिक समूह दे दिया, ये सारे चक्रीय सारे टोटल आपको सारे के सारे नाम इसमें ऐड हो गए। ठीक है, तो ये लगभग आप यूं मानिए कि ग्रुप थ्योरी की किताब का पहला पेज से लेकर लास्ट पेज तक लगभग सारा ही पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप थ्योरी आ गया। उसके बाद में आ गया आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, आव्यूह और सारणिक। इसमें बाकी तो सब ठीक है, यहां तक तो लगभग 12th क्लास में मिल जाता है। अब एनसीईआरटी की बात करूं अगर मैं, तो एनसीईआरटी में आपको यहां जाके खत्म हो जाता है, विषम, सम और विषम पे खत्म हो जाती है एनसीईआरटी की किताबें। लेकिन हो सकता है स्टेट बोर्ड में थोड़ा ज्यादा हो। ये जाति वाति के जो टॉपिक है ये नॉर्मली कई बोर्ड में, कई अलग अलग बोर्ड के आधार पे ये बात कहना पड़ेगा मुझे। एनसीईआरटी के अगर आधार पे बात करूं तो एनसीईआरटी तो लाके आगे जाके सम्मित और विषम सम्मित जो मैट्रिक्स होती है वहां जाके खत्म कर देती है। फिर वो सोचते हैं कि अब जाके कॉलेज में पढ़ना, और मैट्रिक्स कॉलेज में पढ़ना, जैसे जाति है, जाति कॉलेज में पढ़ना। ठीक है, आइगन मान आइगन सदिश है, ये आइगन मान आइगन सदिश तो मोस्टली आपको कॉलेज में ही मिलते हैं। आइगन मान आइगन सदिश, कैली हैमिल्टन परमे, ये सब कॉलेज का, इसलिए मैंने येलो कलर कर दिया। जाति को लेकर थोड़ा सा है कि भाई कई स्टेट में जाति 12th क्लास में आती है, कई में जाति कॉलेज में आती है, तो वो आप अपने बोर्ड के हिसाब से देख लेना भाई कहीं, और फर्क कुछ नहीं पड़ता, पढ़ना तो है ही, चाहे यहाँ पढ़ो चाहे वहां पढ़ो। तो जाति का टॉपिक है। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। ये आपका इसके साथ पहला यूनिट कंप्लीट होता है। फिर जो दूसरा यूनिट है वो है रियल एनालिसिस का, वास्तविक विश्लेषण का। ये पूरा का पूरा यूनिट कॉलेज का है, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का है। इसमें कोई भी सीनियर का टॉपिक नहीं रखा गया है। शुरुआत से करें तो वास्तविक अनुक्रम, परिबद्ध एकदिष्ट अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम, धनात्मक पदों वाली श्रेणियां, ये सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से, हो सकता है आपके यहाँ कोई और किताब चलती हो, क्योंकि इसका नाम कई होता है। कई लोग इसका रियल एनालिसिस का नाम से बोलते हैं, कई इसको सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं। आप देखोगे तो पूरे में सारे में सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो कई किताबें इसको सीक्वेंस एंड सीरीज कहती है। कई किताबें रियल एनालिसिस, क्योंकि है तो रियल एनालिसिस का पार्ट, तो कई वास्तविक विश्लेषण के नाम से इसको पुकारती है। तो ये हो सकता है। मोस्टली जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें आपको दो ही चीजें मिलेगी, अनुक्रम एवं श्रेणियां, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का ही पार्ट सारा का सारा है, और कुछ भी नहीं है। टोटल लिखा हुआ जो है वो सीक्वेंस, रियल एनालिसिस बहुत बड़ा है एक्चुअली में, रियल ये पूरा रियल नहीं है, ये रियल का केवल छोटा सा टुकड़ा है। अनुक्रम एवं श्रेणियां, सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा नहीं है। रियल एनालिसिस तो बहुत बड़ा है, रियल एनालिसिस बहुत बड़ा है, उसमें सिर्फ एक सीक्वेंस और सीरीज वाला जो खंड है केवल उतना काटा गया है। तो आप यहाँ पे सारे नामों के साथ देख सकते हो, सबके साथ अनुक्रम या श्रेणी लिखा हुआ है। तो ये सब अनुक्रम एवं श्रेणी का पार्ट है। सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज इतना ही आपको रियल एनालिसिस में पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। अब कई लोग इसको लेके भी कंफ्यूज है कि सर ये कॉलेज का, बिल्कुल ही कॉलेज का भी है इसमें और कुछ सीनियर का भी है। मोस्टली शुरुआत वाला पार्ट सारा सीनियर का है। सदिशों का योग, सदिशों के डॉट गुणा, क्रॉस गुणा, ठीक है, 2 सदिश, 3 सदिशों का, ये सब का सब आपका 12th का है। यहां तक सारा 12th का है। और जो कॉलेज का है वो सिर्फ इतना है, सदिशों का अवकलन, उनका ग्रेडियंट, उनका डाइवर्जेंस और उनका कर्ल, ये कॉलेज का है। इतना सा टॉपिक आपका सीनियर का रखा गया, इतना आपका कॉलेज का रखा गया। कॉलेज में ज्यादा नहीं रखा गया। कॉलेज में वैसे समाकलन भी होता है, सदिशों का समाकलन, सदिश फलनों का समाकलन वो नहीं है। सदिश फलनों के ऊपर स्टोक्स की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, ग्रीन की प्रमेय वो भी होती है, वो भी इसमें नहीं रखा गया। ठीक है, वो भी नहीं है, सिर्फ अवकलन रखा गया, उसका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये 3 चीजें ही रखी गई। इतना ही सिलेबस कॉलेज का लिया गया, बाकी सारा सीनियर का लिया गया। ठीक है, आगे बढ़े तो चौथा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें भी कुछ ऐसा ही किया गया। कुछ तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपके 2 भागों में चलता है, स्कूल में भी चलता है, कॉलेज में भी चलता है, तो उसमें दोनों को मिक्स कर दिया। थोड़ा सा ले लिया 12th का और बाकी ले लिया ग्रेजुएशन का। जैसे यहाँ देखो ग्रेजुएशन ज्यादा है, स्कूल का थोड़ा कम है। स्कूल टाइप है जो 12th क्लास तक का है। सम्मिश्र संख्याएं, ये आपका 12th का है। दहमाइबर प्रमेय,
इसके उपयोग, इकाई के nवें मूल, ये सारे आपके 12th के हैं। सम्मिश्र फलन, क्योंकि जो सम्मिश्र संख्याएं होती है वो सिर्फ 12th तक होती है, जब फलन आता है FZ वो फिर कॉलेज में आता है, तो सम्मिश्र फलन कॉलेज का आ गया। सम्मिश्र फलन के चर घातांकी e⁻z ये वहां आ गया। इसके बाद में साइन इनवर्स Z, साइन Z, ये सारे के सारे कॉलेज में, क्योंकि फलन का नाम आते ही सम्मिश्र फलन हमेशा कॉलेज में आता है। और वैसे यहाँ पे जो नाम है कॉम्प्लेक्स, हम क्योंकि दो भागों में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, 12 तक नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और जब कॉलेज में आते हैं तो नाम हो जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वर्ड रखा गया क्योंकि ज्यादातर सिलेबस आप उसी का देखेंगे। उसका अवकलन आ गया, उसका ये देखो सम्मिश्र फलनों का सांतत्य आ गया, उसका अवकलन आ गया, कोशी रीमान प्रमेय आ गई, वैश्लेषिक फलन जिसे एनालिटिक फंक्शन कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन यहाँ तक रखा है। लेकिन अच्छी बात है हार्मोनिक फंक्शन तक ही रखा गया, उससे आगे नहीं लिया गया। तो ये लिमिट, सांतत्य और अवकलन जिसमें विश्लेषिक भी कवर होता है यहाँ तक ही रखा गया। बाकी ये 12th का है और बाकी पीली वाला सारा का सारा ग्रेजुएशन का है। उसके बाद में हमारा जो 5वां है कैलकुलस। कैलकुलस में काफी कुछ रखा गया है, मोस्टली व्हाइट कलर में है, इसका मतलब 12th का है, और येलो कलर में डाला हुआ है वो सारा का सारा ग्रेजुएशन का हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे सीमा है, फलन की सीमा है, सांतत्य है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, रोल प्रमेय है, लांगराज प्रमेय है, लेबनीज के नियम है, उत्तरोत्तर मतलब कई बार अवकलन है, फिर टेंजेंट है, नॉर्मल है, स्पर्शी है, अभिलंब है, उचिष्ट निम्निष्ट है, वर्धमान हाशमान है जिससे आप अवकलन के अनुप्रयोग कहते हैं। ये सारा का सारा 12th क्लास वाला डाल दिया। फिर अचानक से बीच में दो चरों के फलन का आ गया, ये कॉलेज में होता है। दो चरों के फलन की सीमा, सांतत्य और अवकलनता, ये कॉलेज का टॉपिक है, ये कॉलेज में जो पार्ट होता है उसमें पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में वापस से आंशिक अवकलन, समाकलन की विधियां, निश्चित समाकलन और क्षेत्रफल निकालना, ये वापस 12th का आ गया। फिर वापस से 12th के बाद में अगला टॉपिक फिर ग्रेजुएशन का डाल दिया, वक्र की लंबाई, ठोसों के घूर्णाने से जो आयतन या क्षेत्रफल बनता है घुमाने से, वो वाला पूछ लिया। उसके बाद में समाकलन के अनुप्रयोग पूछ लिए, वो भी क्योंकि समाकलन के अनुप्रयोग दोनों भागों में आते हैं, 12th में भी आता है। क्षेत्रकलन का जो टॉपिक है वो 12th में भी आता है और कॉलेज में भी आता है, दोनों बार आता है। बस फर्क ये होता है कि 12th वाले में 12th वाले ग्राफ आते हैं, कॉलेज वाले में कॉलेज वाले ग्राफ आते हैं, ये अंतर हो जाता है। उसके बाद में आ गया प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण 12th में भी आता है और ग्रेजुएशन में भी आता है। 12th में जो प्रथम कोटि प्रथम घात है उसमें दो ही बातें आती है, एक तो आती है समघात अवकल समीकरण, एक आती है रेखिक, और कॉलेज वाले में थोड़ी और भी आती है। तो ये लग रहा है कि 12th क्लास तक का ही रखा गया है, ज्यादा इसमें नहीं रखा जाएगा, यानी समघात और रेखिक बस वहां तक रखा जाएगा। ठीक है, ये आपका 5वां पार्ट हो गया। उसके बाद में अगर छठे पे आए, ज्यामिति, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में काफी कुछ डाला गया है, ये ज्यादातर आप सिलेबस देखेंगे थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये काफी अलग है। एक्चुअल में 2D जो पार्ट है, जो 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, दो जो ज्योमेट्री होती है, 10th की ज्योमेट्री और होती है, 10th वाली ज्योमेट्री इसमें नहीं रखी गई है। 10th क्लास की जो ज्योमेट्री होती है उसको नहीं रखा गया। 12th क्लास की जो ज्योमेट्री होती है उसमें भी 2D को नहीं रखा गया, 2D को खाली हाथ लगाया गया, बाकी 3D को रखा गया। आप यहां से देखिए, शुरुआत देखेंगे तो द्वितीय घात का व्यापक समीकरण और इसके रेखा युग्म, परवलय, दिग्वर्त, बस ये भी खाली आपको पहले हिस्से में ही रखा गया है। ये 2D का हिस्सा है, लेकिन 2D के हिस्से में भी गौर करिए, सिर्फ और सिर्फ व्यापक समीकरण की बात की गई है, मानक समीकरण की बात नहीं की गई है। 12th क्लास में इन सबके परवलय, दिग्वर्त, अति परवलय, इन सबके मानक समीकरण आते हैं और कॉलेज में व्यापक समीकरण आते हैं। तो यहां पर मानक समीकरण की बात नहीं की गई, मतलब 12th वाले जो टॉपिक है उसकी बात नहीं की गई, सिर्फ व्यापक की बात की। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कई बोर्ड में व्यापक समीकरण 12th क्लास में आ जाते हैं, कई बोर्ड में नहीं आते। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में व्यापक मानक समीकरण 12th क्लास तक आते हैं और व्यापक समीकरण जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो 12th तक आती है, व्यापक समीकरण कॉलेज में आती है। तो हो सकता है इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे कि भाई आपके यूपी बोर्ड में कहाँ रहता है, ये इधर रहता है या उधर रहता है। ये व्यापक समीकरण है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, द्विघात के व्यापक समीकरण यानी जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन वो बड़ी वाली इक्वेशन होती है ना, वो वाली इक्वेशन, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये जो बड़ी वाली इक्वेशन होती है इसको व्यापक समीकरण कहते हैं। इससे वृत्त भी बनता है, दिग्वर्त भी बनता है, अति परवलय भी बनता है और भी सारी चीजें इससे बनती है। तो उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। उसके बाद में बाकी वही है, मूल बिंदु का विस्थापन करना, निर्देशीय अक्षों का घूर्णन करना, ये सारा रहेगा। इसके बाद में यहां से आपका 3D शुरू हो गया, दिक्कोजय, दिक अनुपात,
कार्तीय और सदिश समीकरण, और ये सारा का सारा 3D में चल रहा है। टोटल समतलीय असमतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी, दो समतलों के बीच की दूरी, ये सारा चलते चलते यहाँ तक ये सब सीनियर का है। और यहाँ जाकर आपका शुरू हो जाता है गोला, शंकु, बेलन, जो कि कॉलेज का हो गया। ये आपको गोला, शंकु और बेलन जो है ना, थोड़ा सा यहाँ याद रखिएगा, गोला, शंकु, बेलन वो नहीं जो 10th क्लास वाला है, ये 10th क्लास वाला नहीं है, ये समीकरण वाला है, गोले का समीकरण, गोले का क्षेत्रफल, गोले का आयतन वो नहीं है ये, है ना। 10th क्लास में भी गोला होता है, एक कॉलेज में भी गोला आता है। दोनों गोले में क्या अंतर है? 10th क्लास वाले गोले में होता है क्षेत्रफल, आयतन, कैलकुलेटिव टाइप का, और जो कॉलेज वाला गोला होता है वो होता है गोले का समीकरण, बेलन का समीकरण, समीकरण समीकरण समीकरण, समझ जाओ कि ये कॉलेज वाला है। तो ये आपका गोला, शंकु और बेलन ये कॉलेज का है, और ये सारा का सारा आपका 12th का है। तो 12th में 2D को ज्यादा नहीं छेड़ा गया, 2D में खाली व्यापक समीकरण को हाथ लगाया गया, और बाकी 3D पूरा है, ठीक है। 2D थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, वैसे इतना सा लगाया 2D को हाथ, बाकी सब 3D, और 3D भी कॉलेज वाला, तो दोनों 3D को रखा गया, कॉलेज और सीनियर वाले को। फिर आ जाता है आपका सांख्यिकी और प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। उसमें तो नॉर्मली देखो लगभग सब जगह एक सेम सा ही चलता है, बारंबारता बंटन आता है, ठीक है। उसके बाद में उसके ग्राफ खींचना आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति आती है, माध्य आता है, माध्यिका आता है, बहुलक आता है, तो ये कॉमन चीजें हैं। प्रायिकता, और प्रायिकता में कोई है, बस प्रायिकता निकालो, प्रायिकता प्रायिकता होती है, प्रायिकता प्रायिकता होती है ना। प्रायिकता में तो वो कहीं तक भी जा सकता है, आपको तो पढ़ना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 12th तक का सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा, 12th तक का तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब प्रायिकता का नाम आ गया तो इसका मतलब 12th में भी प्रायिकता प्रायिकता ही है। तो प्रायिकता में 12th तक जो भी आपका सिलेबस जाता है, हम एनसीईआरटी को बेस मानते हैं कि भाई एनसीईआरटी पूरे भारत में चलती है, तो फिर उसी को आधार बना के चलते हैं कि भाई 12th एनसीईआरटी 12th में प्रायिकता को कितना कवर करती है, उतना उतना हमें पढ़ना है, तो उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो ये सांख्यिकी और ये प्रायिकता। उसके बाद में हमारा 8वां है नंबर सिस्टम, और ये हमारा लास्ट हो गया। तो इसमें है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये आपका जो 10th क्लास का जो एसएससी का सिलेबस होता है, नॉर्मली आपने एसएससी में देखा होगा, जो एसएससी में जो संख्या पद्धति होती है, बस वो है विभाजकता का नियम पर आधारित सवाल, इकाई का अंक पर आधारित सवाल, शेषफल पे आधारित सवाल, लघुत्तम महत्तम पे, घातांकी पे, घात घातांकी पे, इस टाइप का सिलेबस। उसके बाद में आपका बीजगणित का आधारभूत प्रमेय, ये आपका बहुपदों के ऊपर आ गया, ये बहुपदों के ऊपर आ गया। जैसे बहुपद होते हैं, बहुपद की मूलभूत प्रमेय होती है, उससे जुड़े हुए सवाल, गुणनखंड प्रमेय उससे जुड़े हुए, त्रिभुज से संबंधित प्रमेय, जो त्रिभुज पे आधारित प्रमेय होते हैं, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, वो सारी आ जाएंगी, त्रिभुज से जुड़ी सारी प्रमेय आ जाएंगी। द्विघात समीकरण आ गया, त्रिकोणमिति आ गया, निर्देशांक ज्यामिति आ गया, और क्षेत्रमिति आ गया। ये निर्देशांक ज्यामिति याद रखिए, निर्देशांक ज्यामिति यानी ये आपसे बेसिक निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहा है, बेसिक, पूरे 2D ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा, कि पूरा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो पूरा नहीं जानना चाहता ये निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति क्या होते हैं? जो 8वीं 9वीं क्लास में निर्देशांक ज्यामिति आते हैं, 10th क्लास तक मान लीजिए, 10th क्लास तक जो निर्देशांक ज्यामिति आते हैं, कौन से चतुर्थांश में कौन सा बिंदु होता है, और उसके जो प्लस माइनस के चिन्ह कैसे होते हैं, एक्स एक्स पे होने की क्या शर्त होती है, ये जो बेसिक बातें ना, थोड़ी बहुत, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, इस टाइप की निर्देशांक ज्यामिति की बात यहाँ हो रही है। और क्षेत्रमिति उसके बाद में आपका हो गया क्षेत्रफल और आयतन, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और फिर बेलन, शंकु, गोला, उनके आयतन। ये मोटा मोटी ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। हाँ, लेकिन हम जो पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो डिटेल में नहीं लिखा हुआ, तो जब हम पढ़ते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम एनसीईआरटी को आधार बना के चलते हैं, और इधर उधर जो कंपटीशन है उनको भी देखते रहते हैं कि बाकी कंपटीशन में क्या कहाँ तक जा रहा है, तो हम वहां तक तो एटलीस्ट पढ़ें, क्योंकि अगर वहां से कोई कॉपी करे तो इतना हमें पहले से ही पता हो। तो हम लोग एक वो करते हैं, एक हम पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आधार बनाते हुए पीवाईक्यू में कहाँ तक पूछा हुआ है, बोले यहाँ तक पूछा हुआ है तो इस टॉपिक को हमें यहाँ तक पढ़ना है, तो हम वो सीमाएं तय करते हैं। तो इस तरीके से हम पीवाईक्यू का आधार बनाते हैं, आसपास हमारी जो समकक्ष परीक्षाएं हैं उनको आधार बनाते हैं कि उनमें कहाँ तक सवाल गए हुए हैं, तो उस टॉपिक को उतना पढ़ना है, उस आधार पे हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ हमारे सिलेबस में नहीं है, लगभग सब है, आप कोई भी भर्ती दीजिए, हर भर्ती में आपको मोटा मोटी यही सिलेबस मिलेगा। हाँ, कईयों में ज्यादा मिलेगा, कईयों में 2-3 टॉपिक कम मिल सकते हैं, कईयों में 2-3 टॉपिक कम मिल सकते हैं, क्योंकि द्विपद पर में आप राजस्थान में आएंगे, वहां पे भी द्विपद पर में, हर परीक्षा में द्विपद पर में, हर जो भी टीचर्स भर्ती है द्विपद पर में, मध्य प्रदेश में चले जाइए द्विपद पर में, सब जगह। तो ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है, तो ये सिलेबस लगभग सब जगह एक जैसा है। और जैसे मैंने कहा कि द्विपद पर में ये तो है नहीं कि भाई मध्य प्रदेश की है या यूपी की है या राजस्थान की है, तो सबकी है, ये तो गणित की है, तो सब जगह एक जैसी है।
तो ये इसलिए हम क्या करते हैं कि सारे सिलेबस जो आसपास की जितनी भी भर्तियां हैं उन सबके सिलेबस के आधार पे कॉमन पढ़ते हैं, ताकि क्योंकि क्वेश्चन जब बनेंगे तो इन्हीं को भर्तियों को तो देख के तो उठाएंगे, तो इनको उठाएंगे तो हम सारे को पहले से कवर कर लेते हैं, ताकि पेपर में जाके कोई सरप्राइज मूवमेंट क्रिएट ना हो जाए कि अच्छा हमने तो पढ़ा ही नहीं आगे, ऐसा ना हो। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फाइनल करते हैं कि भाई अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना हो तो अमित गौड्स एकेडमी प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। अगर आप iOS उपभोक्ता हैं, एप्पल फ़ोन चलाते हैं, आईफोन चलाते हैं, तो फिर आपको थोड़ा अलग होगा, माई इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें ORG कोड JMB JB डालना होगा। वो डालेंगे आप, उसके बाद में उसको लॉगिन कर पाएंगे और प्ले स्टोर पे जो एंड्रॉयड यूज़र है वो सीधा अमित गौड्स एकेडमी डाल लीजिए। अगर मैंने भी आपको जो समझाया है उससे जुड़ी कोई भी आपको पूछना हो, कुछ जानना हो, तो 9 से 5 हमारी हेल्पलाइन लाइन हमेशा ओपन रहती है, यहाँ पे कॉल करिए, आपको कोई भी डाउट है वो आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो, कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ बताने में कमी रह गई हो, कुछ नया बता पाया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में जब मैं लाऊंगा तो इस चीज़ को और बेटर तरीके से आपके सामने रख दूंगा। कोई डाउट रह गया हो तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बाकी आप हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल करके राय ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।